Hello friends, welcome to Patient Education series on cancer. कैंसर खतरनाक है और इसका हमला किस रूप में हो सकता है, ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसी वजह से तेजी से बढ़ रहे हैं कैंसर पेशेंट्स। इस सीरीज के जरिए हम कैंसर से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं और आज हम कैंसर के जिस डेंजरस रूप के बारे में आपको बताएंगे वो है लंग कैंसर। आज लंग कैंसर के केसेस अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इंडिया में हर साल करीब 25 लाख लोग लंग कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। फिर भी तमाम लोग अंधेरे में हैं कि लंग कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट का। आप हैं रेनाउंड डॉक्टर इंदु बंसल, जो गुड़गांव स्थित पारस हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर, एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार हर साल कितने लोग लंग कैंसर का शिकार होते हैं? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किसी एक टाइम पर अंदाज़न 8 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और उसमें हर साल 4-4.5 लाख नए लोग ऐड हो जाते हैं। अब उसमें से अगर हम लंग कैंसर की स्पेसिफिक बात करें तो अंदाज़न 60,000 लोग हर साल लंग कैंसर से डायग्नोज होते हैं और उनमें से अंदाज़न 50,000 लोग कैंसर की वजह से बच नहीं पाते हैं। सो दैट इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लंग कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने की और लंग कैंसर को जल्दी डायग्नोज करने की। हर साल 60,000 लोग लंग कैंसर का शिकार होते हैं, जिनमें से 50% पेशेंट जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि ज़्यादातर केसेस में जब लंग कैंसर डायग्नोज होता है तो 4th स्टेज में डायग्नोज होता है, जब कैंसर ऑलरेडी शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और आधे लोग ये सोचकर कि बीमारी 4th स्टेज में है प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं लेते। आधे लोगों के पास ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है या हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। सो अगर हम जल्दी डायग्नोज कर लें, स्टेज 1 में अगर हम पेशेंट्स को डायग्नोज कर लें तो उसमें ये मात्रा जो है ठीक रहने वाले मरीज़ों की, उसकी मात्रा को हम डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 का क्या मतलब है? किसी भी कैंसर को ये देखने के लिए कि वो शरीर में कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको देखने के लिए हम उसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सभी कैंसर्स की मोस्टली 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 इज़ अर्ली कैंसर, मतलब शुरुआत में अगर कैंसर डायग्नोज होता है उसको हम स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 1 का मतलब है जब कैंसर फेफड़े में जहाँ से शुरू हुआ उसी के आसपास के एरियाज़ में अगर कैंसर है उसको हम स्टेज 1 बोलेंगे। अगर वही बीमारी बढ़ के आसपास के लंग में चली जाए तो जैसे जैसे वो स्टेज बॉडी में बढ़ता चला जाएगा उस तरह से उसका स्टेज बढ़ता चला जाएगा। स्टेज 4 का मतलब है कि बीमारी फेफड़े से निकल के या तो दूसरे फेफड़े में चली जाए या ब्रेन के अंदर चली जाए या लिवर के अंदर चली जाए, तो हम उसको स्टेज 4 कैंसर कहेंगे। आज 60,000 लोग लंग कैंसर से पीड़ित हैं। इसका क्या कारण है? इसमें मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूँगी। रिस्क फैक्टर्स का अर्थात कौन से ऐसे कारण हैं जो किसी आदमी को लंग कैंसर होने के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। उसमें कुछ तो कारण है जो कि प्रिवेंटेबल हैं और कुछ कारण है जो कि नॉन प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल कारणों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है तंबाकू का सेवन या टोबैको स्मोकिंग इन एनी फॉर्म। वो स्मोक्ड फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट के फॉर्म में, या च्यूड फॉर्म में। अगर किसी भी तरह से सिगरेट का धुआं अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो जहाँ जहाँ पे वो धुआं जाएगा वो सब जगह पे कैंसर का रिस्क इंक्रीज करता जाएगा। अराउंड 90% मेल्स में जो लंग कैंसर होता है दैट उसका कारण इज टोबैको स्मोकिंग एंड सिमिलरली इन अराउंड 85% ऑफ फीमेल्स इट इज़ इन फीमेल्स दिस इज बिकॉज ऑफ टोबैको स्मोकिंग। और इसको मैं कहती हूँ कि ये एक तरह से सिंपल सुसाइड है, स्लो सुसाइड जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं। अगर हम स्मोक नहीं कर रहे हैं तो हम उस कारण को रोक सकते हैं। जिन घरों में मेल स्मोक करते हैं या कोई भी अगर आदमी स्मोक करता है तो उसका जो धुआं जाता है साइड स्ट्रीम स्मोक से भी अराउंड 3 to 5% कैंसर्स होते हैं।
सो टोबैको स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि रेडॉन गैस है या आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, एस्बेस्टोस, इन फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनको अधिक रिस्क है। इसके अलावा पॉल्यूशन, जो हमारा नॉर्मल पॉल्यूशन है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज की वजह से, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो आई थिंक इनमें से अगर हम बात करें तो टोबैको एक ऐसी चीज़ है जिसको रोका जा सकता है, जो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस लंग कैंसर के हो रहे हैं, और बाकी कारण कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट टोबैको को हम कंट्रोल करके लंग कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। कैसे ये डायग्नोज होता है कि किसी को लंग कैंसर है? मैं डायग्नोसिस से पहले लक्षणों के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि अगर किसी को लक्षण होंगे तो वो डायग्नोसिस के लिए जाएगा। या फर्स्ट वी शुड गो फॉर, ठीक, मैं एक्चुअली लक्षण बाद में दे रहा हूँ, बट विल डू द नहीं, पहले लक्षण। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कैंसर, लंग कैंसर लक्षण क्या होते हैं? देखिए, कैंसर के लक्षण किसी सामान्य बाकी सभी बीमारियों की तरह ही होते हैं, इसके कोई अलग से लक्षण नहीं होते। जो सबसे कॉमन लक्षण है लंग कैंसर के वो ये है, अगर कोई भी ऐसी खांसी है, लंबे समय से खांसी है जो कि ठीक ना हो रही हो। हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो टीबी का इलाज ले रहे होते हैं, और कम से कम ज़्यादातर मरीज़ 6 से 9 महीने का टीबी का इलाज लेने के बाद हमारे पास आते हैं। जब टीबी से ट्रीटमेंट से उनको आराम नहीं मिलता तो हमारे पास आते हैं, तब तक उनकी स्टेज फर्स्ट से बढ़ चुकी होती है। तो कोई भी ऐसी खांसी है जो 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है जो ठीक नहीं हो रही हो तो हमें डॉक्टरी जांच करानी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ हो, चाहे वो चलते हुए हो या बिस्तर पे बैठे बैठे हो, तो वो भी एक कैंसर का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा बलगम में खून आना, बलगम में अगर खून आ रहा है या किसी को छाती में दर्द है, कभी कभी अगर यही बीमारी बढ़ जाती है तो मरीज़ को, जैसे हड्डियों में अगर चली जाए तो मरीज़ हड्डियों के दर्द के साथ हमारे पास आते हैं, या अगर बीमारी ब्रेन के अंदर चली जाती है तो पेशेंट्स हेडेक के साथ हमारे पास आते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षणों की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी लंबी खांसी, बलगम सहित या बिना बलगम के छाती में दर्द होना, सांस फूलना या बलगम में खून आना, या बिना मतलब के थकान होना, ये कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण होते हैं लंग कैंसर के, जिन पर हमें आगे अपनी जांच करानी चाहिए। लंग कैंसर कितने प्रकार का होता है? देखिए, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि लंग कैंसर सिर्फ एक ही टाइप की बीमारी है। जिस तरह से नॉर्मल बुखार होता है, बुखार की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, कोई टाइफाइड, मलेरिया, उसी तरह लंग कैंसर के भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं। मोटे तौर पे ये 2 टाइप का होता है, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के फर्दर सब टाइप्स हैं, जैसे कि स्क्वामस सेल कैंसर, एडिनो कार्सिनोमा, ब्रोंकोएल्वियोलर कार्सिनोमा। ये सब हमें पता करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। मेडिसिन स्मॉल सेल लंग कैंसर की अलग है, स्क्वामस सेल कैंसर के लिए अलग है और एडिनो कार्सिनोमा के लिए अलग है। इसीलिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। बायोप्सी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कैंसर की वैरायटी कौन सी है और फिर हम उसी के हिसाब से पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस मोटे तौर पे लंग कैंसर 3 टाइप से ट्रीट किया जाता है। एक तो ट्रीटमेंट है सर्जरी अर्थात सर्जरी करके जहाँ पे कैंसर प्रेजेंट है और जहाँ पे उसके जाने का रिस्क है उस पोर्शन को निकाल दिया जाता है। बट सर्जरी का ऑप्शन सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में है। जो पेशेंट्स थोड़े एडवांस स्टेज में आते हैं उनको हमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। रेडियोथेरेपी का अर्थात है किरणों द्वारा कैंसर के सेल्स को ख़त्म करना। उसमें हम जो इनिशियल स्टेजेस के पेशेंट्स होते हैं उनमें लंग कैंसर को सिर्फ किरणों, जो जिनमें सर्जरी नहीं हो सकती, उनमें हम उनको सिर्फ किरणों द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है, इसमें कोई मरीज़ को तकलीफ़ नहीं होती। 5 से 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है और अगर पेशेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेज में आता है तो हम सिर्फ 4 या 5 दिन का रेडिएशन देके पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। अगर अलग अलग कैंसर टाइप हो तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन भी चेंज होंगे? ये इसीलिए कुछ साल पहले हम लोग सिर्फ नीडल टेस्ट के बेसिस पे, सुई की जांच के बेसिस पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते थे।
लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम बायोप्सी या टुकड़े के लिए इंसिस्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि बायोप्सी से ही हमें कैंसर, लंग फेफड़े के कैंसर की सही वैरायटी पता चलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स का होता है मोटे तौर पे, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में अगर एक एडिनोकार्सिनोमा टाइप की वैरायटी होती है तो हम टुकड़े के ऊपर एक और टेस्ट करते हैं जिसको EGFR म्यूटेशन बोलते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम पेशेंट को सिर्फ खाने की गोली एक दे सकते हैं जिससे पेशेंट के ट्यूमर को कंट्रोल किया जा सकता है। सो अगर एडिनोकार्सिनोमा है उसके लिए मेडिसिन्स, कीमोथेरेपी के मेडिसिन्स अलग हैं, रेडिएशन जो हम देते हैं उसका मार्जिन वो अलग है और मेडिसिन्स अलग अलग हैं, सर्वाइवल अलग अलग है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए कीमोथेरेपी के मेडिसिन्स फ़र्क हैं, एडिनोमा कार्सिनोमा के लिए फ़र्क है और स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए फ़र्क है। सो अगर हमें उसकी सही वैरायटी पता है तो हम पेशेंट को एक तरह से टारगेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे उसका कैंसर ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल हो सके और लंबे टाइम तक पेशेंट ठीक ठाक रह सके। इसीलिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है इन पेशेंट्स में। ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट पूरा हो जाने पर क्या इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है? सबसे पहली चीज़ तो हमको समझनी ये चाहिए कि लंग कैंसर डायग्नोज होने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट की ज़िंदगी ख़त्म है। उस बंदा वही है, उसकी ज़िंदगी वही है, उसको सिर्फ कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट के लिए जाना है। सो जिस दिन, बट हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जिस दिन से पेशेंट का कैंसर डायग्नोज होता है उस तब से सोसाइटी की नज़रें मरीज़ की तरफ बदल जाती हैं। उसके साथ एक कैंसर का लेबल चिपक जाता है। हम मरीज़ को ऐसे बना देते हैं जैसे अब इसकी बहुत थोड़े दिन की ज़िंदगी है, तो दया और सहानुभूति की भावनाएं आ जाती हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट के साथ उसको, पेशेंट को आपका सपोर्ट चाहिए, उसको सहानुभूति नहीं चाहिए। कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है कि अब आपका बीमारी डायग्नोज हो गई है तो अब आप ट्रीटमेंट जॉब ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं। फैमिली में बाकी फैमिली के लोग उनसे कट ऑफ होना शुरू कर देते हैं कि कहीं हमसे पैसों की बंधन ना मांग ले। कई लोगों को ये लगता है कि कैंसर एक छुआछूत की बीमारी है, इसलिए लोग उनके घरों में आना छोड़ देते हैं। परिवार के लोग हमसे पूछते हैं कि हम सेम प्लेट में खाना खा सकते हैं, क्या हम सेम बिस्तर पे सो सकते हैं। सो कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कोई एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है। उस मरीज़ को हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, उसको उसकी नॉर्मल ज़िंदगी जीने दीजिए। सिर्फ उसको अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाना है, टाइम पे ट्रीटमेंट कराना है, बट वो जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ करते थे वो कर सकते हैं। अगर उनकी बॉडी परमिट करती है, बॉडी में जान है, तो वो रोज़ अपना ऑफिस का काम जैसे करते थे वो कर सकते हैं। महिलाएं अपना घर का काम जैसे करती थी वो कर सकती हैं, अपने बच्चों को संभाल सकती हैं। सिर्फ हमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है कि इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो ऐसी भीड़ भड़के वाली जगहों में ना जाएं। और अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसका तुरंत इलाज कराएं, या कोई भी लक्षण ऐसे आते हैं जिससे हमें लगता है कि बीमारी दोबारा आ सकती है, उनका चेकअप कराएं। बट उनको सोसाइटी में एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि रिहैबिलिटेशन डज not start at the end of treatment. Rehabilitation starts from the day one that the patient is diagnosed with treatment. तो उनको हमें अपनी लाइफ का हिस्सा वैसे ही बनाना है और वही सब करने देना है जो वो पहले करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Thank you so much, doctor. Really, it has been an insightful discussion on lung cancer. Thank you for having me here. अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगी और तब हम बात करेंगे कैंसर के एक और रूप के बारे में। सो कीप वॉचिंग पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।